सो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमें एक करंट कैरिंग स्केयर लूप दे रखा है। स्केयर लूप का मतलब उसकी साइड इक्वल होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ से एल 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 और उसके अंदर एक करंट चल रहा है आई। और आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है वो अपने साथ एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएट करता है। तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या होनी चाहिए, m इज इक्वल टू, एक सिंगल टर्न ही है तो I इंटू ए। तो करंट तो आई जा रहा है और एरिया ऑफ द लूप कितना होगा, दैट विल बी स्क्वायर ऑफ द साइड, सो दैट विल बी I इंटू एल स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज स्क्वायर लूप की हुई। बट आपको क्या क्या कहा गया कि इस स्क्वायर लूप को आप दो इक्वल हाथ में से फोल्ड कर लीजिए। जैसे कोई कागज हो, कागज को ऐसे हाथ में फोल्ड कर दी। अब इसको फोल्ड कर दे तो ये फोल्ड करने वाली पोजीशन है, इसको इस जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह से रखा कि इसका एक हाफ है जो ये फर्स्ट हाफ, ये तो आपके पास वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है, और जो ये सेकंड हाफ है ये आपके पास किस में लाई कर रहा है, दैट इज एक्स जेड प्लेन में। और फिर कहता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो एक तो करंट का रेक्टेंगुलर लूप ये हो गया और एक रेक्टेंगुलर लूप ये हो गया। रेक्टेंगुलर लूप भी किस तरह से, इसकी साइड एल, ठीक है, और ये साइड कितनी एल बाई टू, क्योंकि इसको फोल्ड किया था, ठीक है। ये साइड और ये साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर हाफ में बटी, तो एल बाई टू और एल बाई टू और ये एल। तो इसका मतलब ये तो एक रेक्टेंगल बन गया एल और एल बाई टू साइड का, एक ये बन गया एल और एल बाई टू का। करंट भी उनमें क्या जा रहा है, सेम भी जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट बतानी, तो आप मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप की निकालेंगे और इस लूप की दोनों की सेम आएगी, ठीक है। सपोज हमने एम डैश लिख दिया तो वो एम डैश कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू करंट आई, सिंगल टर्न ही है, और एरिया ए डैश करंट आई, और एरिया कितना हुआ आपके पास एल बाई टू इंटू एल, सो दैट विल बी आई इंटू एल स्क्वायर बाई टू। आई एल स्क्वायर आपके पास क्या है, एम। तो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके कंपैरेटिव फर्स्ट इनिशियल के वो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, दैट इज एम बाई टू, एक पार्ट की एम बाई टू। तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखिए, डायरेक्शन कैसे देते हैं लूप के लिए, करंट फिंगर से, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसकी तो इधर की तरफ, इस लूप की इधर की तरफ। तो इसका मतलब इस लूप की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आ गई भाई इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसको मैंने m1 कह दिया, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस लूप की वो किधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ, वो क्या होगी मेरे पास m2, और m1 और m2 दोनों ही कितनी है, m by 2 है, m by 2, दिस इज आल्सो m by 2 एंड दिस इज आल्सो m by 2, क्योंकि दोनों m डैश थे। अब क्योंकि दोनों के बीच में, क्योंकि इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाली, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई, इस साइड से ये पैरेलल होगी, इस साइड से ये पैरेलल होगी, और ये जो डायगोनल है किसको देगा, रिजल्टेंट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m को, ठीक है। m रिजल्टेंट कहते हैं इसको, तो m रिजल्टेंट कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है। और m1 की कितनी है m डैश और m2 की कितनी है m डैश, तो ये क्या आ जाएगा 2m डैश का स्क्वायर, तो रूट 2 और m डैश, तो रूट 2 और m डैश की वैल्यू कितनी है, दैट इज m बाय 2। ये आपके पास रिजल्टेंट आ गई m रिजल्टेंट, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं m बाय रूट 2, क्योंकि 2 को लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 देखिए रूट 2 कट जाएगा, तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट बनी वो m बाय रूट 2 गई, ठीक है। और वो किधर की तरफ आई, इस डायरेक्शन में। सीधी अगर डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो इसके साथ दोनों बराबर है ना वैल्यू, तो ये एंगल कितना मिलेगा 45, ठीक है। 90 डिग्री के होते हैं तो रिजल्टेंट टेंजेंट थीटा निकालते हो तो b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा लिखते हैं, तो sin 91 और cos 90 0, तो उससे आपके पास ये आ जाएंगे m2 by m1, m2 भी m by 2 और m1 भी m by 2, तो m by 2 और m by 2 कितना हो जाएगा रेशियो 1। तो टेंजेंट बीटा जो आपके पास आएगा वो आएगा आपके पास m2 by m1, ठीक है। ये परपेंडिकुलर टू द बेस मींस m1 by m2 लिख देते हैं, दोनों बराबर ही, तो दोनों वैल्यूज बराबर आएंगे, तो ये भी m बाई डैश m डैश और ये भी m डैश, तो 1 आएगा टेंजेंट बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री पे है। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये कह दे कि कोई मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और एक्स एक्सिस के लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो ये m रिजल्टेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो दे दिया आपको कितना, थीटा, कितना, जो वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री। तो आपके पास टॉर्क एक्ट करेगा, और टॉर्क कैसे निकाल दे, टॉर्क इज इक्वल टू
एम और बी के बीच में एंगल देते हैं तो साइन अल्फा यूज करते थे, साइन अल्फा, ये अल्फा था तो अल्फा यूज करते हैं, साइन अल्फा तो और भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में आप ये भी कर सकते थे, वो स्क्वायर लूप लेने की बजाय आपको अगर कोई सर्कुलर लूप दिया होता, ठीक है, और सर्कुलर लूप को आपने दो इक्वल हाफ में बांट दिया और उनको इस तरह से अलाइन कर दिया, इसलिए एक प्लेन में ले लीजिए, दूसरा दूसरे प्लेन में ले लीजिए। सपोज इस प्लेन के अंदर ले लिया एक, हमने इसको जेड जेड एक्चुअली बोल दी, एक तो ये ले लिया लूप, ठीक है, और दूसरा लूप से यहीं ले लेते हैं, ये ले लिया, ये किधर की तरफ और ये इस प्लेन के अंदर, ठीक है, मीन्स एक तो एक्स जेड प्लेन के अंदर है और एक इसके अंदर है वाई जेड प्लेन के अंदर, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे आप, ठीक है, वो किधर की तरफ आएगी, इस एक्स डायरेक्शन के अंदर आएगी, ये होगी सपोज m1 और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की वो हो जाएगी m2। इनिशियल m कितनी थी, i इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और अब क्या हुआ है, रेडियस तो वही रही है, लेकिन आप ये देखिए एरिया इसका हाफ हो गया, एरिया कितना हो गया, हाफ, तो आपके पास ये अगर एरिया था तो m डैश जो होगी, हमारे पास दोनों बराबर ही m1 और m2, सो m1 और m2 कितनी होगी, दैट विल बी i और एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, दैट विल बी, इसको अगर i टू बोले m तो m/2 ही हुई जैसे उस केस में हुई थी, ठीक है, तो m1 और m2 जो m डैश कह रहे हो तो इसकी m डैश होगी, ये भी m/2 और ये भी m/2, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वही आएगी आपके पास कितनी, जो √2 टाइम्स ऑफ m डैश, ठीक है, मीन्स √2 और m/2 और इसके साथ क्या होता है m/2, बस वो फर्क यही है, उसमें भी एरिया हाफ हुआ था, इसके अंदर भी एरिया हाफ हो गया, ठीक है, और वो स्क्वायर लूप था, ये आपके पास सर्कुलर लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा कि भाई हमारे पास एक कोई सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और उसके 100 टर्न हमने बाउंड कर लिए, 100 टर्न लेंगे, मींस नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास 100 और उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसके अंदर करंट जा रहा है 3.2 एम्पियर का। तो कहता है कि पहले पार्ट में तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप बताइए, तो अगर ये लूप है तो लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आता है कैसे आता है, B = μ0/4 पाई I/r और इनटू एंगल अल्फा, ठीक है, एंगल अल्फा का मतलब उसका करंट कैरिंग पोर्शन है, सिंगल टर्न लिया तो कितना एंगल सब्टेंड होगा 2 पाई, 2 टर्न लेगा तो दुगना हो जाएगा, 3 टर्न लेगा तिगुना और n टर्न्स लेगा तो 2 पाई इंटू n, सो अल्फा हो गया आपके पास 2 पाई इंटू n। अगर ये करंट कैरिंग पोर्शन की आपके पास कितने लूप्स हैं, n टर्न्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास μ0/4 पाई, ठीक है, I/r और इन अल्फा की जगह लिखा जाएगा 2 पाई और इंटू n, ठीक है, इन वैल्यूज को यूज कर देते हैं, μ0/4 पाई तो आपके पास 10⁻⁻⁷, I की वैल्यू 3.2 एम्पियर दे रखा है बाई 2, सॉरी रेडियस, और रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का मतलब पॉइंट 10 मीटर, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए 10 × 10⁻⁻2 दैट इज 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मीटर में हो गया, और 2 पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू n आपके पास है 100, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए 3.14 और ये भी लगभग 3.2 है और 3.14 किसको बोलते हैं, पाई को बोलते हैं, तो अगर पाई का स्क्वायर करें तो लगभग 9.9 जाएगा, तो इसको लगभग अगर अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म दोनों मिलाकर के क्या बन जाए, पाई स्क्वायर बन जाएगा, तो पाई स्क्वायर को 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो मैंने इसे लिखा 10⁻⁻7 इंटू इसकी जगह लिख दिया कितना 10 इंटू 2 और इंटू 100, ठीक है, और ये 10⁻⁻1 में पलट करके ऊपर जाएगा तो 10, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 2, देखिए 1 2 3 4 पावर इसमें से कम कर दिए तो 4 पावर कम कर दी तो 3 पावर बची, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आपके पास आ गया, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या क्या रखा है, देखिए पाई लिया था हमने,
सेकंड केस में ये कहा कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट तो कैसे निकलती है, m इज इक्वल टू एन आई ए। एन आपको दे रखे 100, आई की वैल्यू 3.2, एरिया ऑफ द लूप, सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिखी थी और इसकी वैल्यू यूज कर देते हैं 100 × 3.2 इंटू पाई, पाई अगेन वही 3.14, तो इस टर्म को फिर पाई स्क्वायर बना लेंगे, पाई स्क्वायर को 10 लिख देंगे और आर है कितनी 10⁻⁻1 मीटर, तो 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसको अपने पाई स्क्वायर बोल करके 10 लिख दिया, तो 1000 हो गए। ठीक है, 10⁻³ हो गया, 10⁻³ और ये हो गया 10⁻ कितना भाई -2, तो एक पावर दो पावर कट जाएंगे तो एक पावर बच जाएगी 10 और करंट कितनी यूनिट है और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये आपके पास यूनिट होगी मैग्नेटिक डाइपोल में। सेकंड पार्ट ये हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि इस लूप को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू है 2 टेस्ला, उसमें इस तरह से सस्पेंड किया गया है। सपोज ये वर्टिकल एक्सिस सस्पेंड कर दिया, ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ताकि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन कर सके। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। और कहता है कि इनिशियली जो लूप का जो नॉर्मल है, इस लूप की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, और आपको पता है एन और डी के बीच में जो एंगल लेते थे तो उस रिजल्ट को हम क्या बोलते थे अल्फा। अल्फा का रिजल्ट होता था तो इज इक्वल टू एम बी और साइन अल्फा। ठीक है, एम आप इसके लिए यूज करते थे एन आई ए बी, एन आई ए बी साइन अल्फा और एक होता था एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा तो प्लेन ऑफ द कॉइल और नॉर्मल के बीच में लेते थे, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, लेकिन नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हो तो उसको कहते हैं अल्फा। तो जब आपके पास नॉर्मल और प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्मल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, पैरेलल का मतलब यहाँ पे जो एंगल लिया जाएगा वो अल्फा लिया जाएगा। जब दोनों के बीच में एंगल लेते हैं कौन सा अल्फा एंगल लेते हैं अल्फा, तो पैरेलल है तो अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री। फिर सेकंड के केस में इसको क्या करा, व्हेन सेट परपेंडिकुलर द फील्ड, परपेंडिकुलर मींस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो अल्फा वो कितना आ जाएगा सेकंड केस में 90 डिग्री। फर्स्ट केस में अल्फा कितना था 0 डिग्री। तो इनके लिए टॉर्क बताइए, तो टॉर्क का फार्मूला आपके पास क्या होता है बताइए, एम बी और साइन अल्फा। तो पहले केस के अंदर तो टॉर्क कितना होगा एम बी और साइन 0, तो साइन 0 तो कितना होगा 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0। सेकेंड केस में अब ये किस पोजीशन पे चला गया 90 डिग्री, एम बी और अल्फा हो गया 90 डिग्री, सो साइन 90 हो गया कितना आपका 1। ठीक है, अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, यहाँ पे नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे। ठीक है, तो टॉर्क कितना हो गया एम बी और साइन 90 हो गया 1 मैक्सिमम टॉर्क। एम की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू, एम कितना निकाला आपने 10, मैग्नेटिक फील्ड एक्स में कितना है 2 टेस्ला, तो ये हो गया आपके पास 20 और टॉर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, ये टॉर्क है इसका। अब कहता है कि इस टॉर्क के कारण से जो कॉइल है रोटेट करेगी तो इसके अंदर एक एंगुलर स्पीड जो अटेन करेगा वो बताइए। तो कहता है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड अटेन इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पर रोटेशन के अबाउट 0.2 दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आई दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं आई कितना 0.2। ठीक है, और आपको पता है कि जो भी वर्क किया जाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी थी कि वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, लिखते थे ना ऐसे ही अगर वर्क की सेकंड टर्म लिखे हम टॉर्क। ठीक है, क्या लिखेंगे टॉर्क, तो दैट विल बी सॉरी वर्क जो है एक तो फोर्स के कारण से जो वर्क होता था, लेकिन जो टॉर्क की बात करेंगे तो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो वर्क आएगा, जो वो वर्क काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल किसकी रोटेशन की, और रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आप निकालते हैं जैसे हाफ एम वी स्क्वायर लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर, तो मास की जगह टर्म आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और लीनियर स्पीड की जगह टर्म आएगी एंगुलर स्पीड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपने पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी या वर्क जो होगा वो वर्क कितना होता है आपने निकाला था, दैट इज बताइए जैसे पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल मोमेंट में लिखते थे पी ई कॉस थीटा लिखते थे ना, तो पी की जगह एम बी और कॉस
थीटा, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, माइनस साइन लगा होता है तो हम जब घटाएंगे तो दैट विल बी कोस, एक टर्म माइनस की और एक प्लस की, तो कोस थीटा टू 1 पहले आ जाएगा, कोस थीटा टू बाद में। तो पोटेंशियल जी का एक्सप्रेशन हो गया माइनस एम बी और कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 का मतलब अल्फा, तो अल्फा यहाँ पे तो थीटा 1 तो कितना है 0 डिग्री, अल्फा का मान 0 डिग्री, यहाँ पे ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस 90 करोगे तो 0 हो जाएगी, ये टर्म हट जाएगी, और कोस 0 करोगे तो 1, तो 1/2 पाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी, और कोस 0 हो गया 1, ओमेगा स्क्वायर निकालना, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम बी डिवाइडेड बाय आई, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 एम बी डिवाइडेड बाय आई। अब ये सारे पैरामीटर आपको नोन है, 2 एम बी भी नोन है, 2 एम बी कितना 20, तो दैट इज विल बी 40, तो आप इसको निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बोली 2 एम बी की वैल्यू 20, आई की वैल्यू कितनी है 0.2 मीन्स 2/10, 10 ऊपर चला जाए तो इसको ऐसे लिख दिया 2 इंटू 20 इंटू 10/2, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, और आपके पास आ गया 200, और 200 को आप लिख सकते हैं 10√2 और रेडियन पर सेकेंड, तो ये आपके पास एंगुलर स्पीड आ गई। So now the conversion of galvanometer into voltmeter and ammeter हम पढ़ चुके थे, तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। आपको पता है कि जब किसी शंट रेजिस्टेंस को यूज करके एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला आता था S इज इक्वल टू IG ओवर I माइनस IG इंटू G, और अगर हाई रेजिस्टेंस सीरीज में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके वोल्टमीटर लेना हो V रेंज का तो V ओवर IG माइनस G, ये तो फार्मूले यहाँ पे यूज होते हैं। और IG अगर आप डायरेक्ट ना दिया जाए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो आपको फिगर ऑफ मेरिट दे दे और नंबर ऑफ डिविजन्स दे दे। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब करंट फॉर सिंगल डिवीजन, सिंगल स्केल डिफ्लेक्शन, तो उसको K को N से मल्टीप्लाई करके भी IG आ सकता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में डायरेक्ट IG दे रखे, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स दे दे और करंट फॉर सिंगल डिफ्लेक्शन दे दे, सिंगल स्केल डिवीजन, तो आप K दिया हुआ इसका मतलब हो, तो K को N से मल्टीप्लाई कर देंगे तो IG आ जाएगा आपके पास। तो आपको एक आती कोई गैल्वेनोमीटर है जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है 12 ओम, मींस आपके पास G कितना दे रखा है, फर्स्ट पार्ट की बात करें, G दिया हुआ है 12 ओम, और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट देता है कितना, I is equal to 2.5 मिली एम्पियर, मिली स्टैंड्स फॉर 2.5 into 10 to the power minus 3 एम्पियर, राइट। देन आप इसको कन्वर्ट करिए किसी एमीटर में जिसकी रेंज 0 से और 7.5 एम्पियर करें, 0 से 7.5 एम्पियर, मिली एम्पियर से एम्पियर में रेंज बढ़ानी है, हमने पढ़ा था कि रेंज बढ़ा सकते घटा नहीं सकते, सो आई आपके पास है मेरी 7.5। ठीक है, तो आप पहले पार्ट के लिए क्या करोगे, शंट रेजिस्टेंस यूज करोगे, S कितनी वैल्यू होनी चाहिए, IG ओवर I माइनस IG इंटू G, तो IG तो आपको दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, I दे रखा है 7.5 माइनस IG मींस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, अब एम्पियर में हो गया मीटर, और इंटू G आपको दे रखा है 12। ठीक है, तो आप यहाँ इसको घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से घटेगा ये टर्म, 7.5 में से 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3 है जो हम नीचे लेंगे डिवीजन में, तो एलसीएम जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7500 हो जाएगा, और ये हो गया ऊपर टर्म तो ऐसे से 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 12, और इसके डिवीजन की बात करें तो 10 टू पावर 3 हो गया, 10 टू पावर 3, क्योंकि इसके बटे में जाए एलसीएम लेंगे तो 10 टू पावर 3 7.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल कट जाएगा, और दैट विल बी 7500 7500 में से, और इससे कट जाएगी 10 टू पावर 3 वाली। ठीक है, तो ये हो गया कितना 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएंगी। ठीक है, तो 2.5 सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 टू पावर 3 तो पढ़ करके ऊपर चला जाएगा, 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 12 इंटू 10 टू पावर
3, ये अपने पास कट जाएंगे आपस में और ये हुआ आपके पास दैट इज 7.6, ये हो गया आपके पास 749 10⁻³ डिवीजन में भी तो हटा लिया हमने, तो ये हो गया 3 घटा ले मान लो, तो 3 घटाते हैं तो 7500 में से 3 घटाएंगे तो 7400 और 97, 7497, ठीक है 9554 ऐसा कुछ आगे वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये डिवीजन में भी लेते ऊपर नहीं लेके जाते हैं तो डिवीजन में लेते हैं 10⁻³ डिवीजन में रहेगा तो ये डेसिमल लग जाएगा 7.4 7.5 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 2.5 × 10⁻³ × 12 और डिवाइडेड बाय 7.5, ठीक है। तो अब इसको काटे तो लगभग 25 3 75 पे कट गए और 3 चौक 12, तो आपके पास वैल्यू आ गई 4 × 10⁻³ ओम, ये इसकी वैल्यू आ गई। मींस ये एक लो रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का 4 × 10⁻³ ओम का, S = 4 × 10⁻³ ओम का एक शंट रेजिस्टेंस यूज कर देंगे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर, तो ये आपके पास 7.5 एम्पीयर रेंज का क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वोल्टमीटर बनाना है, किस रेंज का बनाना है वो देखिए, तो वोल्टमीटर वाले के लिए फार्मूला ये होगा R = V/V, किस रेंज का बनाना है 10 वोल्ट का, 10 बाय Ig कितना है आपके पास, दैट इज 2.5 × 10⁻³ G, G आपके कितना है आपके पास 12, ठीक है। तो 10⁻³ इसका पलट करके ऊपर जाएगा, ठीक है, और एक डेसिमल का इसका जाएगा तो ऊपर हो गया 100, इसका डेसिमल जाएगा तो और बटे 25, ठीक है राइट, और ये 10⁻³ कितना हो गया 3 पॉजिटिव का और -12, 25 चौके कितना हो गया 100 और 4 × 10⁻³ का मतलब कितना हो गया 4000, तो 4000 में से आप क्या घटा दीजिए 12 घटा दीजिए, ठीक है, आपके पास ये कितना आ जाएगा 3988 ओम। तो ये इतना हाई रेजिस्टेंस वैल्यू अगर कनेक्ट कर दे सीरीज में किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, तो आपका वोल्टमीटर बन जाएगा किस रेंज का 0 से 10 वोल्ट का। तो इसमें दोनों क्वेश्चंस आ गए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये कहा कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर को जिसका रेजिस्टेंस है 15 ओम और फुल स्केल डिफरेंशियल करंट का 4 मिली एम्पीयर का, इसको एमीटर में कन्वर्ट करिए जो कि 6 एम्पीयर रेंज का करंट दे नोट कर सके, रीड कर सके। तो इसका मतलब आई आपको दे रखा है कितना 6, ठीक है, आई दे रखा है 4 मिली एम्पीयर, तो जी दे रखा है 15 ओम, तो एस बताइए, तो एस का फार्मूला हमारे पास आएगा आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू जी, तो आई जी दे रखा है 4 मिली एम्पीयर, 4 × 10⁻³ आई दे रखा है आपको कितना 6 और माइनस आई जी 4 × 10⁻³ इंटू जी, जी आपके पास दे रखा है 15 है, ठीक है। तो जो ये एलसीएम लोगे बटे में लिखें 10⁻³ को, मतलब बटे में ये हो गया 4/10 की ताकत 3, तो 10 की ताकत 3 एलसीएम लेंगे उसके साथ से 6000 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे हुआ कहने का मतलब S = 4 × 10⁻³ पर बढ़ा रहा इंटू 15 मिला, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जब इसको लिखा तो 6 घटाने 4/10 की ताकत 3 था, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 10 की ताकत 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6000 घटा में से 4, 6000 में से 4 घटा दीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10⁻³, तो ये आपके पास हो गया 6000 में से 4 कम कर दो भाई, 5000 कितने हो गए 996, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10⁻³ और ऊपर था कितना 4 × 10⁻³ और इंटू 15, ठीक है। और अब आपके पास ये कट जाएगा कहाँ जा करके 10⁻³ का 6 जाता ना, हाँ, तो 10⁻³ पलट करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 10⁻³ चल पलट के जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये हुआ आपके पास वही हम इसको ऊपर ले जाने की टाल कर देते हैं,
10⁻³ ले लिया ये, तो 10⁻³ क्योंकि एलसीएम का था, तो 10⁻³ इसके डिवीजन में है, तो इसका मतलब 3 पॉइंट के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया आपके पास s निकाल रहे थे, तो s इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ इंटू 15 और 3 पॉइंट के 1 2 3 तो 5.996 ठीक है। और ये आपके पास लगभग 6 बढ़ गया, ऊपर कर दे 15 चौके 60 हो गया, 15 चौके 60, तो 60 का 6 हो गया, 6 गुणा और 1 दशमलव इसका कट जाएगा 10 की ताकत -2 ठीक है। और बटे ये भी लगभग 5.996 में कितना है 6 से 6 काटते हैं तो कितना आ गया 10⁻⁻2 ओम। ये आपके पास लो रेजिस्टेंस हो गया जो आप शंट कर दें गैल्वेनोमीटर के साथ तो आपका एमीटर में कन्वर्ट हो सकता है। एक क्वेश्चन और दे रखा है यहीं पे, कहते हैं कि आपके पास गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 12 ओम, फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट 3 एम्पीयर मिली एम्पीयर का आता है, 18 वोल्ट की रेंज में कन्वर्ट करना, V इज इक्वल टू 18 वोल्ट, तो R होता है V/Ig माइनस G, V तो आपके पास 18, Ig कितना बोली 3 मिली एम्पीयर 10⁻³ और इंटू G कितना दे रखा है आपको 12, तो भाई आप इसको 10⁻³ बटे में है तो ऊपर चल जाएंगे तो 18,000 हो जाएगा, और 18 और 6 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 और घटा 12 और 6,000 में से 12 घटा देंगे ठीक है, दैट विल बी 5988 ओम। तो ये इतना रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस यूज करके आप गैल्वेनोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टमीटर ऑफ रेंज 18 वोल्ट। Now there are some problems from NCERT related to the magnetic dipole moment and torque. Torque का फार्मूला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम लिखते थे mv sin अल्फा, जबकि अल्फा एंगल लिया जाता था m की डायरेक्शन, m की डायरेक्शन का मतलब n कैप की डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी अगर करंट लूप है तो उसकी जो m की डायरेक्शन होती है वो एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर ही होती थी, एरिया की डायरेक्शन होती थी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड इस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दिया जाता है अल्फा एंगल और फार्मूला यूज किया जाता है ठीक है। और जो m की बात की जाती है तो m होता है आपके पास NIE राइट। अब आपको ये कहा कि कोई रेक्टेंगुलर डायमेंशंस के लूप है उनकी अलाइनमेंट अलग अलग प्लेन में कर रखी है और एक मैग्नेटिक फील्ड इस जेड डायरेक्शन में सभी केसेस में दे रखे हैं, और इस रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ और ब्रेड्थ में रखी है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, करंट जा रहा है 10 एम्पीयर का, तो आपको टॉर्क निकालना है ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए पहले m चाहिएगा, b तो दे रखा है और अल्फा चाहिएगा हर एक केस में, और डायरेक्शन बतानी टॉर्क की। तो पहले तो एरिया ऑफ द लूप निकालने के लिए एरिया ऑफ द लूप कितना हो गया 10 × 5 50 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर राइट। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो m इज इक्वल टू I इंटू ए होगा, सिंगल टर्म के लिए करके चलें तो I है आपके पास 12, तो 12 इंटू 50 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया भाई 12×60 और एक 0 हो गया 600 तो 6 इंटू 10⁻⁴, वो जो 600 की 2 0 थी वो इस 2 पावर को काट देगी तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट है 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, अब करंट के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, m आ गया। अब m किधर होगा इस केस के अंदर, देखिए करंट की डायरेक्शन ये है तो राइट हैंड रूल से कम है, ये डायरेक्शन होगी किधर की तरफ होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर yz प्लेन के परपेंडिकुलर कौन आएगा x, कौन आएगा x, और x क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसकी जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो इक्वल टू लिखा जाएगा, इसका जो नॉर्मल आएगा इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ x डायरेक्शन के अंदर ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किसमें है z, तो x और z के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो अल्फा आपके पास कितना आ गया 90 डिग्री, से टॉर्क हो जाएगा mb sin 90, और m की वैल्यू आपको पता है 6 × 10⁻⁻2 ठीक है। b आपको कोई वैल्यू दे रखी है सपोज 0.2 टेस्ला दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 और इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन मीटर ठीक है। अब टॉर्क की डायरेक्शन किधर की तरफ आएगी, दैट विल बी फ्रॉम m क्रॉस b,
तो m तो आपके पास देखिए कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, आई कैप, m तो इधर की तरफ है आई कैप, और क्रॉस b मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, z की तरफ k कैप, और i क्रॉस k क्या होता है बताइए, i j और k, ठीक है। तो i क्रॉस k उल्टा हो रहा है, k क्रॉस i होता है j, तो i क्रॉस k कितना होगा माइनस j, ये आपके पास कितना आएगा माइनस j आएगा। माइनस j का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में ये एक्ट करेगा। इसी तरह से इसके लिए करें तो एरिया ऑफ द लूप तो वही आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम ही आएगी। टॉर्क की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क कैसे निकलेगा, एम बी साइन अल्फा से, ठीक है। तो आप देखिए कि इस प्लेन का लूप है, नॉर्मल इसकी डायरेक्शन में किस में आएगी, करंट कैप है और मैग्नेटिक फील्ड, अगेन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एम बी वही आएगा। और आपको डायरेक्शन निकालनी टॉर्क की, तो मैग्नीट्यूड तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन आएगी कैसे, एम क्रॉस बी से, एम की तो डायरेक्शन है किधर तरफ, ये जे, और मैग्नेटिक फील्ड है के, और जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के बताइए कि क्या होता है, जे क्रॉस के इस आई, तो जो इसका टॉर्क है वो कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा, कौन सी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एक्ट करेगा।